अध्याय 4। दोबारा रोन के घर। अगले दिन दोपहर 12 बजे तक हैरी ने स्कूल का अपना सारा सामान संदूक में भर लिया था। उसकी सबसे कीमती चीज़ें भी संदूक में पहुंच चुकी थी। वह दृश्य चोगा जो उसे अपने डैडी से विरासत में मिला था, वह झाड़ू जो उसे सीरियस ने भेजी थी, हॉगवर्ट्स का जादुई नक्शा जो उसे पिछले साल फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने दिया था। उसने अपने पलंग के नीचे वाले फर्श के ढीले बोर्ड में छिपा कर रखे खाने के सामान को भी निकाल लिया था। अपने बेडरूम के हर कोने की बार बार जांच कर ली थी कि कहीं कोई मंत्र की किताब या कलम छूट तो नहीं गई। उसने दीवार पर लगा वह चार्ट भी उतार लिया था जिस पर वह 1 सितंबर यानी हॉगवर्ट्स लौटने तक के बचे हुए दिन काटता था। प्रिविट ड्राइव के 4 नंबर के मकान का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। डर्सली परिवार के सदस्य इस वजह से तनावग्रस्त और चिड़चिड़े थे क्योंकि जादूगर उनके घर आने वाले थे। जब हैरी ने वर्नन अंकल को बताया कि वीजली परिवार 5 बजे आएगा तो वे दहशत में आ गए। वे तत्काल गुर्राते हुए बोले, उम्मीद है तुम्हें उन्हें ठीक ठीक कपड़े पहनने के लिए कह दिया होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारी तरह के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि उन्हें सामान्य कपड़े पहनने की तमीज़ होनी चाहिए। हैरी को भी हल्का सा डर लगने लगा। उसने मिस्टर या मिसेस वीजली को शायद ही कभी ऐसे कपड़े पहने देखा था जिन्हें डर्सली परिवार सामान्य कह सके। उनके बच्चे छिट्टियों में मगलों वाले कपड़े पहनते थे, लेकिन मिस्टर और मिसेस वीजली आमतौर पर लंबे दुशाले पहनते थे जो थोड़े पुराने और घिसे पिटे होते थे। हैरी को इस बात की चिंता नहीं थी कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, लेकिन उसे इस बात की चिंता ज़रूर थी कि अगर वीजली परिवार ढंग के कपड़ों में नहीं आया तो डर्सली परिवार उनके साथ कितनी बदतमीज़ी से पेश आएंगे। वर्नन अंकल ने इस मौके पर अपना सबसे अच्छा सूट पहना था। कुछ लोगों को यह स्वागत की निशानी लगती, लेकिन हैरी जानता था कि वर्नन अंकल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वे प्रभावशाली और रौबदार दिख सके। दूसरी तरफ डडली सहमा और थोड़ा सिमटा हुआ दिख रहा था। इसका कारण डाइटिंग नहीं बल्कि डर था। जब पिछली बार डडली एक वयस्क जादूगर के सामने पड़ा था तो उसके पैंट के नीचे से सुअर की पूंछ बाहर निकल आई थी। उस पूंछ को हटवाने के लिए पैट्रोनी आंटी और वर्नन अंकल को लंदन के एक प्राइवेट अस्पताल में काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े थे। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी कि डडली बार बार घबराहट में अपना हाथ अपने पुट्ठों पर रख रहा था और एक कमरे से दूसरे कमरे जाते समय सीधे चलने के बजाय तिरछा चल रहा था ताकि दुश्मन उसी जगह पर दोबारा वार ना कर सके। लंच लगभग पूरी तरह खामोशी में हुआ। डडली ने खाने के समय भी कोई हल्ला नहीं मचाया, हालांकि लंच में सिर्फ कॉटेज चीज़ और सलाद ही थे। पैट्रोनी आंटी ने तो कुछ नहीं खाया। उनके हाथ बंधे और होंठ सिकुड़े हुए थे तथा वे अपनी जीभ चूस रही थी, मानो गुस्से की उस बाढ़ को रोक रही हो जिसे वे हैरी की तरफ मोड़ना चाहती थी। वर्नन अंकल ने टेबल के पार से गरजते हुए पूछा, वे लोग कार से आएंगे है ना? हैरी बोला। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वीजली परिवार के सदस्य उसे लेने कैसे आएंगे? उनके पास अब कार नहीं थी। पहले उनके पास एक पुरानी फोर्ड एंग्लिया कार थी, लेकिन इस समय वह कार हॉगवर्ट्स के अंधेरे जंगल में भटक रही थी। वैसे पिछले साल उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए मिस्टर वीजली ने जादू मंत्रालय की कार उधार ले ली थी। शायद आज भी वे ऐसा ही करेंगे, हैरी ने कहा। ऐसा ही लगता है। वर्नन अंकल अपनी मूंछ हिलाते हुए हंस दिए। आमतौर पर वर्नन अंकल यह पूछते कि मिस्टर वीजली के पास कौन सी कार है। वे लोगों का मूल्यांकन इस बात से करते थे कि उनकी कार कितनी बड़ी और महंगी है, लेकिन हैरी को यकीन था कि अगर मिस्टर वीजली के पास फरारी भी होती तब भी वर्नन अंकल उन्हें पसंद नहीं करते। हैरी ने दोपहर का ज़्यादातर समय अपने बेडरूम में ही बिताया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पैट्रोनी आंटी हर कुछ सेकंड बाद जालीदार पर्दों के बीच से झांके, जैसे उन्होंने किसी भागे हुए गेंडे के बारे में चेतावनी सुनी हो। आखिरकार 4:45 बजे हैरी उतरकर नीचे ड्राइंग रूम में पहुंच गया। पैट्रोनी आंटी कुशन ठीक कर रही थी। वर्नन अंकल अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी छोटी छोटी आंखें हिल नहीं रही थी। हैरी को पूरा यकीन था कि वे दरअसल कान लगाकर कार आने की आवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। डडली कुर्सी में धंसा हुआ था। उसके मोटे हाथ उसके नीचे रखे थे और वह अपने पुट्ठों को कसकर पकड़े हुए था। हैरी से तनाव बर्दाश्त नहीं हुआ। वह कमरे से बाहर निकलकर हॉल की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखें घड़ी पर थी और रोमांच तथा घबराहट के कारण उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। लेकिन 5 बजे का समय आया और गुजर भी गया। वर्नन अंकल को सूट में थोड़ा पसीना आने लगा। उन्होंने सामने वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर सड़क पर झांका, फिर अपना सिर तेज़ी से अंदर कर लिया। उन्होंने हैरी से गुर्रा कर कहा, उन्हें देर हो गई। मैं जानता हूँ, हैरी बोला। शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे या ऐसी और कोई बात हुई होगी। 5:10, फिर 5:15। अब हैरी को भी चिंता होने लगी थी। 5:30 बजे उसे ड्राइंग रूम में वर्नन अंकल और पैट्रोनी आंटी की तनाव भरी आवाज़ें सुनाई दी। सर आपकी परवाह नहीं है। अगर हमें कोई और काम होता, शायद वे सोच रहे होंगे कि अगर वे देर से आएंगे तो हम उन्हें डिनर के लिए रोक लेंगे। वर्नन अंकल बोले, हम उन्हें हरगिज़ नहीं रोकेंगे। उनकी आवाज़ से हैरी को लगा कि वो ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहलने लगे थे। वे लड़के को लेकर तत्काल यहाँ से दफा हो जाए, बशर्ते वे आ रहे हो। शायद उन्हें दिन समझने में गलती हो गई होगी।
मुझे लगता है उन जैसे लोगों को समय पर काम करने की आदत ही नहीं होगी। या तो यह बात होगी या फिर उनकी खटारा कार रास्ते में टेबल गई हो गई। हैरी उछल पड़ा। ड्राइंग रूम के दरवाजे के दूसरी तरफ से डर्सली परिवार के दहशत में भागने की आवाज़ें आ रही थी। अगले पल डडली दौड़ता हुआ हॉल में आया। वह बहुत आतंकित लग रहा था। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। आखिर मामला क्या है? लेकिन डडली के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसके हाथ अब भी अपने पुट्ठों पर थे और वह तेजी से भागता हुआ किचन में चला गया। हैरी जल्दी से ड्राइंग रूम में पहुंचा। डर्सली परिवार की बंद अंगीठी के पीछे से जोरदार धमाकों और खरोचने की आवाज़ें आ रही थी। यह अंगीठी इसलिए बंद करवाई गई थी ताकि इसके सामने बिजली की अंगीठी लगवाई जा सके। क्या हो रहा है? पैटनी आंटी ने हांफते हुए कहा। वे दीवार से टिककर अंगीठी की तरफ दहशत से घूर रही थी। क्या हो रहा है वर्णन? लेकिन पल भर में उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। बंद अंगीठी के भीतर से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आउच! नहीं फ्रेड, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। कोई गलती हो गई है। जॉर्ज को मना कर दो कि वे यहाँ ना आए। आउच! जॉर्ज नहीं, यहाँ जगह नहीं है। जल्दी से लौट जाओ, रोन को बता दो। शायद हैरी को हमारी आवाज़ सुनाई दे जाएगी डैडी। शायद वह हमें बाहर निकाल सकता हो। बिजली की अंगीठी के पीछे से पटरियों पर मुक्के मारने की तेज़ आवाज़ें आई। हैरी, हैरी, क्या तुम्हें हमारी आवाज़ें सुनाई दे रही है? डर्सली दंपति गुस्सैल भेड़ियों की तरह हैरी की तरफ मुड़े। यह क्या है? वर्णन अंकल गरजे। यह क्या हो रहा है? वे यहाँ छू पाउडर से आए हैं, हैरी बोला, जिसके हंसने की बहुत इच्छा हो रही थी। वे आग से यात्रा कर सकते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आपने अंगीठी बंद करवा दी है। ज़रा ठहरे। वह अंगीठी के पास गया और पट्टियों के पास जाकर बोला, मिस्टर वीजली, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मुक्कों की आवाज़ बंद हो गई। अंदर से कोई बोला, श्श, मिस्टर वीजली, मैं हैरी हूँ। अंगीठी बंद है, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओह! मिस्टर वीजली की आवाज़ आई। आखिर कोई अंगीठी बंद क्यों करवाएगा? हैरी ने समझाया। उनके पास बिजली वाली अंगीठी है। सचमुच? मिस्टर वीजली ने रोमांचित आवाज़ में कहा। तुमने क्या कहा? बिजली? प्लग वाली? वाह, मुझे वह अंगीठी देखनी होगी। ज़रा सोचते हैं। आउच! रोन! अब बाकी सबके साथ रोन की आवाज़ भी आने लगी। हम यहाँ क्यों बंद है? क्या कोई गड़बड़ हो गई है? अरे नहीं रोन, फ्रेड ने बहुत व्यंग्यात्मक आवाज़ में बोला। हम यही तो पूछना चाहते थे। हाँ, हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, जॉर्ज बोला, जिसकी आवाज़ थोड़ी दबी हुई लग रही थी, जैसे वह दीवार से टिक कर खड़ा हो। लड़को, मिस्टर वीजली बोले। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब क्या करना चाहिए। हाँ, एक ही रास्ता है। हैरी, पीछे हट जाओ। हैरी सोफे पर पहुंच गया, लेकिन वर्णन अंकल आगे बढ़ गए। एक मिनट ठहरो, वे अंगीठी की तरफ गरज कर बोले। आप क्या करना चाहते हैं? धड़ाक! बंद अंगीठी में एक विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज़ के साथ बिजली की अंगीठी उठकर कमरे के दूसरे कोने में पहुंच गई। मलबे के बादल के बीच से मिस्टर वीजली, फ्रेड, जॉर्ज और रोन बाहर निकले। पैटूनी आंटी चीखती हुई पीछे की तरफ कॉफ़ी टेबल पर गिर गई। वर्णन अंकल ने उन्हें फर्श पर गिरने से पहले ही थाम लिया और वे स्तब्ध से लाल बालों वाले वीजली परिवार को घूरकर देखते रहे। जुड़वा भाई होने के कारण फ्रेड और जॉर्ज के तो बाल ही नहीं, चकत्ते भी एक जैसे थे। अब ठीक है, मिस्टर वीजली अपने लंबे हरे दुशाले से धूल साफ करते हुए और अपने चश्मे को सीधा करते हुए बोले। आप हैरी के अंकल आंटी होंगे। लंबे दुबले और गंजे हुए मिस्टर वीजली हाथ फैलाकर वर्णन अंकल की तरफ बढ़े, लेकिन वर्णन अंकल कई कदम पीछे हट गए और अपने साथ पैटूनी आंटी को भी खींच लिया। वर्णन अंकल इतने स्तब्ध थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सफ़ेद धूल ने उनके सबसे अच्छे सूट को बर्बाद कर दिया था। उनके बाल और मूंछ भी धूल से ढके हुए थे। इस वक्त वे 30 साल ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। हाँ, इसके बारे में माफ़ करना, मिस्टर वीजली ने अपना हाथ नीचे करते हुए और टूटी हुई अंगीठी की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा। सब मेरी गलती है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हम दूसरे सिरे पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। हैरी को ले जाने के लिए मैंने अपनी अंगीठी को आज शाम छू नेटवर्क से जुड़वा दिया था, सिर्फ एक दिन के लिए। वैसे मगलों की अंगीठियों को नेटवर्क से जोड़ना गैर कानूनी है, लेकिन छू नियामक समिति में मेरी पहचान का एक जादूगर है जिसने मेरे लिए काम कर दिया। मैं इसे पल भर में ठीक कर सकता हूँ, इसलिए आप इसकी चिंता ना करें। मैं आग जलाकर पहले लड़कों को भेज दूंगा और फिर अंत ध्यान होने से पहले आपकी अंगीठी ठीक कर दूंगा। हैरी शर्त लगाने को तैयार था कि डर्सली परिवार को मिस्टर वीजली की बातें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। वे अब भी मिस्टर वीजली को घूरे जा रहे थे। पैटूनी आंटी दोबारा सीधी खड़ी हुई और वर्णन अंकल के पीछे छिप गई। हेलो हैरी, मिस्टर वीजली उत्साह से बोले। तुम्हारा संदूक तैयार है? हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऊपर रखा है, संदूक हम ले आते हैं, फ्रेड ने तत्काल कहा। फ्रेड और जॉर्ज हैरी को आंख मारते हुए कमरे से बाहर चले गए। वे जानते थे कि हैरी का बेडरूम कहाँ है, क्योंकि उन्होंने एक बार उसे आधी रात को वहाँ से निकाला था। हैरी को लगा कि फ्रेड और जॉर्ज डडली को देखना चाहते होंगे। उन्होंने हैरी से उसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। अच्छा, मिस्टर वीजली ने अपने हाथों को थोड़ा लहराते हुए कहा और बहुत बुरी तरह छाई खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। बहुत ही अच्छी जगह है। आमतौर पर बेदाग दिखने वाले ड्राइंग रूम इस वक्त धूल और ईंट के टुकड़ों से ढका हुआ था, इसलिए डर्सली परिवार को यह वाक्य सुनकर अच्छा नहीं लगा।
वर्नन अंकल का चेहरा एक बार फिर बैंगनी हो गया और पेटनी आंटी दोबारा अपनी जीभ चूसने लगी। बहरहाल वे लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उनकी बोलती बंद हो गई थी। मिस्टर वीजली चारों तरफ देख रहे थे। उन्हें मुगलों की हर चीज़ अच्छी लगती थी। हैरी को लग रहा था कि वे टेलीविज़न और वीडियो रिकॉर्डर को चलाने के लिए व्याकुल होंगे। ये चीज़ें बिजली से चलती है ना? उन्होंने अपना ज्ञान बघाड़ते हुए कहा। ओहो, मुझे प्लग दिख रहे हैं, मैं प्लग इकट्ठे करता हूँ, उन्होंने वर्नन अंकल से कहा। और बैटरियाँ, मेरे पास बैटरियों का काफ़ी बड़ा संग्रह है। मेरे शो के कारण मेरी पत्नी मुझे पागल समझती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्नन अंकल भी मिस्टर वीजली को पागल ही समझ रहे थे। वे पेटनी आंटी को छिपाने के लिए थोड़ा दाहिनी तरफ खिसक गए। शायद उन्हें यह लग रहा था कि मिस्टर वीजली अचानक उनकी तरफ दौड़कर हमला कर देंगे। तभी डडली कमरे में आ गया। सीढ़ियों पर हैरी के संदूक के घसीटने की आवाज़ सुनकर डडली डर गया था और किचन से भागकर यहाँ आ गया था। डडली दीवार के किनारे किनारे चल रहा था और मिस्टर वीजली को आतंकित निगाहों से देख रहा था। उसने अपने मम्मी डैडी के पीछे छिपने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वर्नन अंकल का शरीर इतना बड़ा नहीं था कि वे डडली को छुपा सके। हालांकि दुबली पतली पेटनी आंटी को छिपाने के लिए पर्याप्त था। हैरी, यह तुम्हारा मौसेरा भाई है ना? मिस्टर वीजली ने बातचीत करने का एक और वीरतापूर्ण प्रयास किया। हाँ, हैरी बोला, यह डडली है। उसकी और रोन की नज़रें मिली। फिर वे दोनों तुरंत दूसरी तरफ देखने लगे। दोनों की हंसने की बड़ी इच्छा हो रही थी। डडली अभी अपने पुट्ठे पकड़े हुए था, मानो उसे उनके गिर जाने का डर हो। बहरहाल मिस्टर वीजली डडली के अजीब व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित हो गए। जब वे दोबारा बोले तो हैरी को उनकी आवाज़ से लगा कि वे डडली को भी उतना ही पागल समझ रहे थे जितना कि डर्सली परिवार उन्हें समझ रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मिस्टर वीजली के मन में डर नहीं बल्कि सहानुभूति की भावना थी। उन्होंने दयालुता से कहा, छुट्टी अच्छी बीत रही है डडली। डडली ने हल्की सी आवाज़ निकालते हुए अपने पुट्ठों को और कसकर पकड़ लिया। फ्रेड और जॉर्ज हैरी का संदूक लेकर कमरे में आ गए। उन्होंने अंदर आते समय चारों तरफ देखा और डडली को पहचान लिया। उनके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, मिस्टर वीजली बोले, तो फिर आग जला लेते हैं। उन्होंने अपने दुशाले की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और अपनी छड़ी बाहर निकाली। हैरी ने देखा कि पूरा डर्सली परिवार एक साथ पीछे हटकर दीवार से चिपक गया। प्रज्वलन, मिस्टर वीजली ने अपनी छड़ी दीवार के छेद की तरफ करते हुए कहा। अंगीठी में तत्काल लपटें उठने लगी। वे इतनी ऊंची उठ रही थी जैसे कई घंटों से जल रही हो। मिस्टर वीजली ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली बाहर निकाली। उसके अंदर से चुटकी भर पाउडर निकाला और उसे लपटों में फेंक दिया, जो पहले से ज़्यादा ऊंची और हरी हो गई। मिस्टर वीजली बोले, फ्रेड, पहले तुम जाओ। जा रहा हूँ, फ्रेड ने कहा। अरे नहीं, ज़रा ठहरिए। फ्रेड की जेब से टॉफ़ियों की थैली निकलकर बाहर गिर गई और हर दिशा में टॉफ़ियाँ फैल गई। मोटी मोटी टॉफ़ियाँ जो बहुत चमकदार पन्नियों में लिपटी हुई थी। फ्रेड ने चारों तरफ घूमकर टॉफ़ियाँ बटोरी और उन्हें जेब में भरकर डर्सली परिवार की तरफ खुशी से हाथ हिलाया। इसके बाद वह सीधे आग में चला गया और बोला, घर। पेटनी आंटी के मुंह से कांपती हुई आह निकल गई। साई की आवाज़ के साथ फ्रेड गायब हो गया। जॉर्ज, अब तुम जाओ, मिस्टर वीजली बोले, और संदूक भी ले जाना। हैरी ने संदूक को अंगीठी तक ले जाने में जॉर्ज की मदद की और फिर उसे उसके छोर पर टिका दिया ताकि जॉर्ज उसे आसानी से पकड़ सके। फिर जॉर्ज चिल्लाया, खर, और वह भी गायब हो गया। मिस्टर वीजली बोले, रोन, अब तुम। मिलते हैं। रोन ने डर्सली परिवार से उत्साह से कहा। वह हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया और आग में खड़े होकर चिल्लाया, खर। वह भी गायब हो गया। अब सिर्फ हैरी और मिस्टर वीजली बचे थे। अच्छा, बाय बाय, हैरी ने डर्सली परिवार से कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हैरी आग की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे वे अंगीठी के पास पहुंचा, मिस्टर वीजली ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। वे डर्सली परिवार की तरफ हैरानी से देख रहे थे। हैरी ने आप लोगों से गुड बाय की है, उन्होंने कहा। क्या आप लोगों को उसकी बात सुनाई नहीं दी? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हैरी ने मिस्टर वीजली से बुदबुदा कर कहा। सच्ची, मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। मिस्टर वीजली ने अपना हाथ हैरी के कंधे से नहीं हटाया। आप लोग अपने भतीजे से अब अगली गर्मियों तक नहीं मिल पाएंगे, उन्होंने वर्नन अंकल से थोड़ा चिढ़कर कहा। निश्चित रूप से आपको उसे गुड बाय तो कहना ही चाहिए। वर्नन अंकल का दिमाग सरपट भाग रहा था। उन्हें इस बात से बड़ा कष्ट हो रहा था कि वह आदमी उन्हें तहजीब सिखा रहा है जिसने अभी अभी उनके ड्राइंग रूम की लगभग आधी दीवार तोड़ दी थी। लेकिन मिस्टर वीजली की छड़ी अब भी उनके हाथ में थी, जिस पर वर्नन अंकल की छोटी छोटी आंखें टिकी हुई थी। उन्होंने बड़ी अनिच्छा से कहा, ठीक है, अलविदा, मिलते हैं। हैरी ने अपना एक पैर हरी लपटों में रखा जो गर्म सांस की तरह सुखद लग रही थी। बहरहाल उसी पल उसे पीछे से पेटनी आंटी की चीखें सुनाई दी। हैरी पलटा। डडली अब अपने मम्मी डैडी के पीछे नहीं छिपा था। वह कॉफ़ी टेबल के पास घुटनों के बल बैठा था। उसके मुंह से 1 फुट लंबी कोई बैंगनी सी चिपचिपी चीज़ लटक रही थी। एक पल की हैरानी के बाद हैरी को यह एहसास हुआ कि वह 1 फुट लंबी चीज़ दरअसल डडली की जीभ थी और उसके सामने फर्श पर चमकीले रंग की टॉफ़ी की पन्नी पड़ी थी।
पैटनी आंटी चीखती हुई फर्श पर डडली के पास बैठ गई और उसकी लटकती हुई जीभ को मुंह से बाहर खींचने की कोशिश करने लगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उनकी इस कोशिश के बाद डडली चीखने लगा, सिसकने लगा और उन्हें दूर हटाने की कोशिश करने लगा। वर्नन अंकल गरज रहे थे और चारों तरफ हाथ हिला रहे थे। मिस्टर वीजली को अपनी बात कहने के लिए चिल्लाना पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। वे अपनी छड़ी आगे लेकर डडली की तरफ बढ़े, लेकिन पैटनी आंटी पहले से भी जोर से चीखी और डडली के ऊपर लेट गई ताकि उसे मिस्टर वीजली से बचा सके। नहीं नहीं, ऐसा ना करे, मिस्टर वीजली ने हताशा से कहा। उसे ठीक करना बहुत आसान है, यह टॉफ़ी के कारण हुआ है। मेरा बेटा फ्रेड वह मस्करा है, लेकिन यह सिर्फ फूलन सम्मोहन है। कम से कम मुझे तो यही लगता है। ज़रा हटिए, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन इससे तसल्ली पाने के बजाय डर्सली परिवार और भी दहशत में आ गया। पैटनी आंटी जोर जोर से सुबक रही थी और डडली की जीभ को खींचे जा रही थी जैसे उसे तोड़ने का इरादा रखती हो। अपनी माँ और जीभ के वजन के कारण डडली का दम घुट रहा था। वर्नन अंकल अब अपना संयम खो चुके थे। उन्होंने पास रखा चीनी मिट्टी का एक शोपीस उठाया और उसे मिस्टर वीजली को जोर से फेंक कर मारा। मिस्टर वीजली झुक गए, जिस वजह से शोपीस टूटी हुई अंगीठी में गिरकर टूट गया। सुनिए तो सही, मिस्टर वीजली ने गुस्से में अपनी छड़ी लहराते हुए कहा, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। घायल दरियाई घोड़े की तरह चिंगारते हुए वर्नन अंकल ने एक और शोपीस उठा लिया। हैरी जाओ, जल्दी जाओ, मिस्टर वीजली अपनी छड़ी वर्नन अंकल की तरफ घुमाते हुए चिल्लाए। मैं इसे सुलझा लूंगा। हैरी इस मजेदार दृश्य को देखना चाहता था, लेकिन वर्नन अंकल का फेंका दूसरा शोपीस उसके बाएं कान के बहुत पास से गुजरा था। इसलिए उसने सोचा सबसे अच्छा यही रहेगा कि वह मिस्टर वीजली को ही स्थिति सुलझाने दे। वह आग में गया और मुड़कर पीछे देखते हुए बोला, रोन का घर। उसने ड्राइंग रूम का जो आखिरी दृश्य देखा वह यह था कि मिस्टर वीजली ने वर्नन अंकल के हाथ से तीसरे शोपीस को अपनी छड़ी से उड़ा दिया था। पैटनी आंटी चीख रही थी और डडली पर लेटी हुई थी, जिसकी जीभ किसी बड़े चिपचिपे अजगर की तरह नीचे लटकी हुई थी। लेकिन अगले पल हैरी बहुत तेजी से घूमने लगा और डर्सली परिवार का ड्राइंग रूम हरी लपटों में गुम हो गया।